नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे आज हमारे नए बिंदु संधि प्रकरण पर। ठीक है, संधि प्रकरण में हम आज पढ़ेंगे जो भी संधि से संबंधित आपके बिंदु हैं उन सबको पहले हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले संधि प्रकरण में हम बात करेंगे संधि शब्द से ही कि संधि क्या है। देखिए, संधि शब्द का अगर हम विच्छेद करते हैं तो यह होता है समधन-धी। ठीक है, समधन-धी। और ठीक है, समान रूप से धी माने धारण करने से है। तो और ये देखिए, ये मकार है, यहाँ इस माँ का क्या हो जाता है, या तो आप इसको दो रूपों में बदल सकते हैं, या तो इसको अनुस्वार के रूप में या इसको पंचमाक्षर के रूप में। ठीक है, जैसे अनुस्वार के रूप में इसको मकार को माने माँ को बदलेंगे तो यह अनुस्वार के रूप में तो ये सन और धी जोड़ के संधि हो जाएगा। और ये देखिए, ये जो धा है ये ता वर्ग का वर्ण है, और ता के वर्ग का पंचमाक्षर होता है ता, थ, द, ध, न। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक तो इसको हम संधि इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो संधि का संधि विच्छेद हम समझ लिए। समान रूप से जुड़ने को हम संधि कहते हैं। और अगर परिभाषा की अगर हम बात करते हैं तो परिभाषा इसकी क्या है, तो साथियों माने परिभाषा देने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। जैसे हमने एक उदाहरण लिया विद्यालय, कौन सा लिया, विद्यालय ही ले लिया, सरल सा उदाहरण लेते हैं। अब विद्यालय की हम संधि विच्छेद करें तो विद्याधनालय हो जाता है ना, विद्याधन आलय। अब एक बात समझने की है कि संधि में देखिए, ये जो द्या है, द्या में आ जुड़ा है ना, विद्या कर सकते हैं फिर इसको हम, और इधर भी आ है और इधर लय निकल जाएगा, और यहाँ आ और आ मिलकर क्या हो जाता है, आपका दीर्घ आ होता है। अब एक बात समझने की है कि संधि क्या कहती है। संधि वर्णों के मेल से जो नया विकार माने परिवर्तन हुआ, वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहा जाता है। ठीक है, दो पद हैं, ठीक है, एक और दूसरा, दोनों पदों के जो वर्ण हैं माने पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण जब मेल करता है और उससे उत्पन्न विकार जब आता है उसको हम संधि कहते हैं। माने परिभाषा इसकी हो सकती है वर्णों के, मतलब सरल सी परिभाषा है ये, मेल से, वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। ठीक है, बड़ा सरल सी ये परिभाषा है, और परिभाषा है नहीं पूछी जाती, बस इतना ध्यान रखना है, मतलब समझना है इसका कि संधि क्या है। ये हमारा पेज हो जाएगा एक। अब देखते हैं अगले पेज पर हम चलेंगे। देखिए, अब बात हमने की है संधि की। ठीक है, अब हम संधि के प्रकार की बात कर लें। सबसे पहले तो संधि आपकी पहले तो होती है प्रकार में, संधि पहले हो जाएगी स्वर संधि, स्वर संधि। ठीक है, दूसरी व्यंजन संधि, और तीसरी जो होती है वो आपकी होती है विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात हम करें तो स्वर संधि ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं और इन्हीं से ज़्यादातर प्रश्न बनते हैं। ठीक है, स्वर संधि। स्वर संधि के भी अपने हिंदी में प्रकार हैं, तो कितने हैं, 5 भेद माने जाते हैं। देखिए, 5 भेद कौन कौन से हैं, बहुत ही सरल हैं, याद रखना है क्रम से। दीर्घ स्वर संधि, ठीक है, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है आपका वृद्धि स्वर संधि, चौथा है यण स्वर संधि, और पांचवा है अयादि स्वर संधि।
आप देखिए ये स्वर संधि जो जितनी भी हैं इन सब के अपने अपने नियम हैं, अपने अपने इनके नियम हैं। ठीक है, देखिए अगर हम और अन्य स्वर संधि की बात करते हैं, फिर भी आपको बता देते हैं। तो एक तो पूर्व रूप स्वर संधि है, पूर्व रूप स्वर संधि, इनको ज़्यादातर संस्कृत व्याकरण में पढ़ते हैं। और पर रूप स्वर संधि, ठीक है, इतना आप समझ लीजिए। अब बात आती है, सबसे पहले हम बात करेंगे अगले पेज पर हम दीर्घ स्वर संधि की। किसकी? दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। अब देखिए दीर्घ स्वर संधि क्या कहती है, मैं आपको इसको ही आज पढ़ाऊंगा। दीर्घ स्वर संधि क्या कहती है, देखिए इसका एक सूत्र होता है संस्कृत में, अकः सवर्णे दीर्घ। माने इसका क्या अर्थ है, आप इसको समझेंगे तो इसमें आज हम इसी में उलझ जाएंगे। बस इसको समझिए, ये अक एक प्रत्याहार है। अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं आ, ई, उ, री और लिरी, ये संस्कृत कहती है। अक प्रत्याहार माने कहीं कोई अक माने ई, ये सब। ठीक है, सवर्ण माने समान वर्ण से है, सवर्ण माने समान वर्ण, समान वर्ण। और दीर्घ माने दीर्घ से ही है, दीर्घ माने क्या है, दीर्घ या बड़ा। ठीक है, माने हम समझते हैं कि अक प्रत्याहार के बाद यदि अक प्रत्याहार का ही मेल हो, माने अक का मेल जब अक से हो तो क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। दीर्घ माने आ समान वर्ण का मतलब समान वर्ण, जैसे आ इधर है तो इधर भी आ है। दीर्घ और ह्रस्व से मतलब नहीं है, दोनों तरफ जैसे दो पद होते हैं, एक तो संधि में हमारा पहला पद और दूसरा पद, इधर भी स्वर होगा और इधर भी स्वर होगा, तभी आपकी स्वर संधि होगी। जैसे यहाँ और यहाँ, पहले पद का अंतिम वर्ण, पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण जब मेल करता है तो वहाँ पर संधि होती है। और यहाँ जब योग स्वर और यहाँ स्वर, यहाँ पे भी आ और यहाँ पे भी आ। अब ये मतलब नहीं है दोनों आ छोटे मतलब कहीं ह्रस्व या दोनों दीर्घ हों या एक ह्रस्व एक दीर्घ हो, कोई भी हो, लेकिन जब इनका हम संधि योग करके निकालेंगे तो इनका क्या होगा, दीर्घ ही होगा, माने क्या होगा, बड़ा आ। इसी तरीके से ई या बड़ी ई हो, इनका योग हो, लेकिन दोनों का बड़ी छोटी, छोटी बड़ी, बड़ी बड़ी या छोटी छोटी, कैसे भी इनका स्वरों का योग हो, होना बड़ा ही है। इसी को हम क्या कहते हैं साथियों, स्वर दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, वो है दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, इसको आपको समझना है। माने जब दीर्घ स्वर संधि है तो वहाँ दोनों स्वरों को हम समान वर्ण के रूप में योग कराएंगे तो दीर्घ होगा। क्या होगा, दीर्घ होगा। ठीक है, चलिए एक उदाहरण से हम समझते हैं अगले पेज पर। देखिए उदाहरण क्या कहता है, उदाहरण जैसे हमने सबसे पहले उदाहरण एक सरल सा उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने कहा युगांतर, युगांतर, ये एक उदाहरण लिया हमने। ठीक है, उदाहरण, यहाँ उदाहरण डालते हैं। तो हमने उदाहरण लिया युगांतर, और युगांतर की संधि क्या होगी, देखिए युग धन अंतर। अब देखिए युग धन अंतर, एक चीज़ समझने वाली है कि जब दो पद आपस में विच्छेद होंगे तो इन दोनों पदों का अपना एक विशेष अर्थ होता है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख दें। यहाँ हम युगा की युगा नहीं लिख सकते थे, यहाँ आंतर नहीं लिख सकते थे। क्यों? क्योंकि शब्द ही लिखना है हमको, सार्थक शब्द लिखना है, निरर्थक नहीं, माने अर्थ देने वाले शब्द ही लिखना है। तो ये आपका पहला पद हो गया, ये दूसरा पद। मैंने कहा पहले पद का अंतिम वर्ण यहाँ क्या है और दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या है। हमारे अगर हम बात करें तो यहाँ अंतिम वर्ण है गा, और गा में भी अगर हम निकालेंगे स्वर तो हमारा स्वर निकल आएगा आ, निकल आएगा कि नहीं। इधर पे भी अंतर भी हम निकाल लेंगे तो ये आपका आ, ये भी आ है, इस पर अनुस्वार लगा है वो अलग बात है। ठीक है, ये अयोगवा वर्ण होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग अयोगवा वर्ण होते हैं।
ठीक है, याद रखना है। ये अनुस्वार माने ये और ये आपके अयोगवा हैं, और ये अयोगवा वर्ण क्या करते हैं, ये अकेले नहीं लगते, ये किसी स्वर पर ही प्रयोग होते हैं अयोगवा वर्ण। ठीक है, तो ये आ और ये आ, ठीक है, दोनों का मेल होगा तो हमने क्या दीर्घ स्वर संधि बताई है, दीर्घ हो जाएगा। और इनका दीर्घ क्या होगा, बड़ा आ होगा कि नहीं होगा, बताइए। छोटा आ बड़ा आ मिलकर होना दीर्घ ही है। अब ये दीर्घ कहाँ जाएगा, ये गा जो है वर्ण, ये गा है, इस पे दीर्घ आप ले जाइए तो ये हो जाएगा युगा, हो जाएगा युगा। अब ये आपका क्या है, माने ये अनुस्वार तो लेके चलना ही है, अनुस्वार यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो युगांतर, अब ये तर बचा तो युगांतर हो जाएगा कि नहीं, समझ पाए नहीं, कोई बात नहीं, हम अगले उदाहरण से समझ लेते हैं। चलिए अगले उदाहरण को हम देखते हैं। हमारा उदाहरण है, जैसे हम कहें भावार्थ, भावार्थ, ठीक है, सॉरी भावार्थ। चलिए भावार्थ, अब ये इसकी संधि विच्छेद हम अगर करें तो भाव धन अर्थ। अब समझिए इसको फिर से समझेंगे, कायदे से ही समझेंगे, कम पढ़ेंगे लेकिन हाँ मजबूत पढ़ाई करेंगे। देखिए अगर हम देखें भाव में अगर हम अंतिम इसका वर्ण निकालें पहले पद का तो निकलेगा आ, और अर्थ में क्या निकलेगा, आ निकलेगा कि नहीं निकलेगा, और ये बचेगा अर्थ। अब देखिए ये दोनों आ हमारे क्या हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे कि नहीं। अब ये बड़ा कहाँ जाएगा, भावार्थ, भावा हो गया, और बचा क्या था, अर्थ, तो ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा भावार्थ, हो जाएगा कि नहीं। ऐसे ही अगला एक और उदाहरण लेते हैं, भावार्थ के बाद लेते हैं हम, जैसे ये दूसरा उदाहरण है, तीसरा लेते हैं सावधान, सावधान, ठीक है, सावधान। देखिए सावधान की भी संधि होगी, इसका संधि विच्छेद करेंगे सॉरी इसका ये यहाँ पे अभी से नहीं निकालेंगे, इसमें क्या करेंगे, साधन अवधान, साधन अवधान है ना। अवधान माने होता है रुकना, रुकावट, है ना। तो सा माने सही ढंग से, और अवधान रुकना। अब देखिए स धन अवधान, अब सा से हम स्वर निकालेंगे तो क्या है इसमें, स्वर आ, अवधान का आ, और ये बचा इधर बधान। अब देखिए दोनों का योग करें, होना क्या है आपको बताए दिए, दीर्घ होना है, कहाँ जाएगा, सा पे, तो ये हो जाएगा दीर्घ माने सा, बचा क्या, उधान, तो वधान। ठीक है, सावधान हो गया। बहुत ही सरल है, आप इसको समझते चलें। अब और हम एक उदाहरण लेते हैं, देखिए उदाहरण लेते चलेंगे, ठीक है, ये पेज नंबर 6 हो जाएगा। देखिए अगला उदाहरण ले लेते हैं हम, आपका शिवालय, ठीक है, शिवालय लेते हैं, शिवालय। अब देखिए तो इसकी भी संधि विच्छेद अगर करते हैं क्या होगा, शिव धन आलय, होगा कि नहीं होगा, बताइए। माने जब हम विच्छेद करें तो उन दोनों पदों के अर्थ विशेष हों अपने, शिव धन आलय। अब देखिए अगर हम इसमें प्रथम पद का अंतिम वर्ण देखेंगे, वाह है, वाह में भी स्वर कौन सा लगा है, आ, तो शिव, ठीक है, आ निकला है, और आलय का बड़ा आ। अब आपने देखा अभी इससे पहले हम संधि विच्छेद कर रहे थे तो आप देख रहे थे आलय में आ है, वहाँ कभी छोटा आ भी था। तो हमको ये विशेष ध्यान रखना है कि हमारे वर्ण समान हो, आ या आ ही हो, ह्रस्व हो या दीर्घ हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, और दीर्घ हो जाते हैं योग होने पर। तो ये आ जाएगा वा पे, तो ये हो जाएगा शिवा, हो जाएगा कि नहीं। अभी तक था शिव, फिर हो गया शिवा, और ये बचा हमारा लय, योग कर देंगे, हो जाएगा शिवालय। बताइए समझ आया कि नहीं। अगला उदाहरण है हमारा, शिवालय हो गया। अगला हम लेते हैं विद्यार्थी, कौन सा, विद्यार्थी। देखिए विद्यार्थी, अब विद्यार्थी का भी संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा विद्या, विद्या धन अर्थी। बताइए, अर्थी माने ग्रहण करने वाला, विद्या को ग्रहण करने वाला। अब देखिए यहाँ पर विद्या और ये अर्थी। अब यहाँ देखेंगे प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है आपका, प्रथम पद का
अंतिम वर्ण विद्या है, तो यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका दीर्घ आ है। कौन सा है, दीर्घ आ है कि नहीं है, बोलिए। यहाँ विद्या में दीर्घ आ है तो ये दीर्घ आ निकला, और इधर अर्थी में ह्रस्व है, ये निकल गया, तो ये हो गया विद्यार्थी। कैसे, विद्या में चाहे ह्रस्व हो दीर्घ होना है, तो ये हो जाएगा विद्या, क्या हो जाएगा, विद्या, ठीक है। और ये अर्थी, ठीक है, तो ये हो जाएगा अर्थी, विद्यार्थी, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक और उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण है हमारा, कौन सा नंबर का उदाहरण है ये है 6 नंबर का उदाहरण, ठीक है। अरे सॉरी, चलिए उदाहरण 6 क्या है, क्या है उदाहरण, अगला देखते हैं। चलिए क्या लेते हैं, वार्तालाप देखते हैं, वार्तालाप। अब समझिए, देखिए वार्ता शब्द को कैसे लिखेंगे, वार्ता, वार्ता ही है, तो वार्ता धन आपका क्या हो जाएगा, वार्ता धन आलाप, ठीक है। बातों का आलाप ना वार्तालाप हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए वार्ता धन आलाप, अब इसमें हम देखें आपका अंतिम वर्ण क्या है, तो वार्त धन आ निकल गया, ठीक है। इधर आलाप का आ निकल गया, तो ये क्या हो जाएगा, आ और आ मिलकर बड़ा आ, ठीक है। तो ये आपका जब दीर्घ आ जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा वार्ता, और लाप इधर ये, तो वार्तालाप। आशा करते हैं ये बात आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। एक और उदाहरण देख लेते हैं। अगला हमारा है, ये सभी हम कहें तो आ से उदाहरण जितने थे लगभग हो सकते थे, हम आपको बताएं, और भी हम आपको बता देंगे जो आप होमवर्क के रूप में, गृह कार्य के रूप में कर सकते हैं बाद में। और जो नहीं आए समझ में, आप प्रश्न आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं आपको बताऊंगा। चलिए देखते हैं, जैसे हमने ये तो अभी हमने बात की आ या आ के योग को जब आ या आ के योग में करें तो आपका दीर्घ आ होता है। अब हमने बात करेंगे अगले में कि ई या ई का योग, ई या ई से हो, ठीक है। ह्रस्व से दीर्घ का हो या दीर्घ से ह्रस्व का हो, कुछ भी हो, होना क्या है, दीर्घ ही होना है। तो सबसे पहले उदाहरण एक लेते हैं आपका, बहुत ही सरल सा उदाहरण, गिरीन्द्र, गिरीन्द्र, ठीक है। देखिए गिरीन्द्र उदाहरण लेते हैं। अब गिरीन्द्र की संधि विच्छेद क्या होगी, गिरि धन इंद्र, गिरि धन इंद्र, गिरि धन इंद्र। अब यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ अंतिम स्वर क्या है या अंतिम वर्ण क्या है, आ, ई की ई, यहाँ पे ई है और यहाँ पे भी ई। अब तक हम आ देख रहे थे, अब ई देखेंगे। देखिए यहाँ हमने लिख लिया गिरी, तो गिर में ई निकालेंगे तो ये गिर हो जाएगा, ई निकल आया, और इधर से भी ई निकलेगा और ये इंद्र बचेगा, ठीक है। अब ये ई और ये ई मिलकर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दीर्घ ई, होगा कि नहीं, मतलब ह्रस्व और ह्रस्व मिलके या कैसे भी दीर्घ दीर्घ मिलके, होना दीर्घ ही है। तो ये हमारे पास आ गई दीर्घ ई, और दीर्घ ई कहाँ जाएगी, इस वाले रा में लग जाएगी, तो ये हो जाएगा गिरी, हो जाएगा गिरी, और ये हमारा इंद्र बचा है, तो ये गिरीन्द्र हो जाएगा, ठीक है, मिला के गिरीन्द्र हो जाएगा। आशा करते हैं ये भी बात आपको समझ आई है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला उदाहरण क्या लेते हैं। देखिए अगला उदाहरण लेते हैं मुनीश, मुनीश, मुनीश की संधि विच्छेद होगी मुनि धन ईश, मुनि धन ईश। अब देखिए मुनि धन ईश, मुनि धन ईश अगर हम देखें, यहाँ आपके प्रथम पद का अंतिम वर्ण जो है ये देखेंगे ई है, क्या है, ई, ठीक है, क्या है, ई है। तो इसी को आप समझते हैं। देखिए हमने यहाँ ई निकाल लिया तो ये मुन बचा, और ई इधर से निकाल लिया तो ये शा बचा। इधर ह्रस्व ई है, इधर दीर्घ ई है, कोई भी ई है बस इतना ध्यान रखना है, तो ये दीर्घ ई हो जाएगा। तो ये ना पे लगेगा तो ये हो जाएगा मुनि, मुनि। शेष हमारा क्या बचा था, शा, तो ये आएगा मुनीश, ठीक है। इसी तरीके से अगला देखते हैं। अगला है हमारा
अभीप्सा एक अच्छा उदाहरण है। अभीप्सा, देखिए अभीप्सा, इसकी संधि विच्छेद करें तो ये होता है आपका अभिधन, अभिधन ईप्सा, अभिधन ईप्सा। ये आपका क्या है, एक उपसर्ग है, ये ईप्सा माने इच्छा से। अब देखिए इधर आप देख रहे हैं वहाँ पे प्रथम पद का अंतिम वर्ण आपका वहाँ पे ई का स्वर है, तो ये आपका अभ धन ह्रस्व ई निकाल लिया, इधर से ईप्सा में ई, और ये बचा क्या हमारा सा, सा बचा ना। अब देखिए ई और ई मिलकर होना क्या है, दीर्घ ई, तो ये दीर्घ ही कहाँ जाएगी, वहाँ पे होना क्या है अभी, शेष क्या बचा था सा, सा बचा था, तो ये हो जाएगा अभीप्सा। ठीक है, आशा कर रहे हैं कि आप लोग यह चीज़ समझ रहे हैं। चलिए देखते हैं, अब हम उदाहरण देखेंगे ऊ का। किसका देखेंगे, ऊ का उदाहरण देखेंगे। चलिए ऊ का उदाहरण लेते हैं, अनुदित। अनुदित, अनुदित की संधि विच्छेद होगी अनु धन उदित। अब देखिए हमने आपसे बताया था कि जब भी हम योग करेंगे तो समान स्वर का करेंगे, तो समान स्वर आपका यहाँ भी ऊ है और यहाँ भी ऊ है। वहाँ तब ई और ई का कर रहे थे, आ और आ का किया, अब ऊ और ऊ। अब देखिए अनु में से हम जब ऊ निकालेंगे तो ये अन बच जाएगा, और उदित में से ऊ निकाल लेंगे तो ये दित बच जाएगा। ठीक है, और स्वर स्वर का योग होगा। मैं आपको ये चीज़ें इस तरीके से करने का मतलब है ये पूरा सिस्टम कि मैं आपको समझा सकूं। तो बड़ा ऊ मिलेगा ना पे, तो ये हो जाएगा अनु, क्या हो जाएगा अनु, और ये शेष हमारा दित बचा इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अनुदित। समझ में आ रहा होगा। अगला एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे बधूत्सव ले लेते हैं। ठीक है, बधूत्सव, ठीक है, इसकी हम अगर संधि विच्छेद करते हैं तो हो जाएगा बधुधन, बधु धन उत्सव। ठीक है, हाँ। अब देखिए उत्सव और ये भी आपका ऊ, तो ये ऊ और ऊ मिलकर क्या बनेगा, दीर्घ, दीर्घ हो जाएगा कि नहीं, ये दीर्घ ऊ हो जाएगा। ये कहाँ जाएगा धा पे, तो ये हो जाएगा बधू, और ये उत्सव आपका शेष है, तो यहाँ पे भी उत्सव लिखा है। ठीक है, बधूत्सव। अब बात कर लेते हैं अगले उदाहरण पर। ठीक है, जैसे एक शब्द है सुंदर सा, भूर्जा। भूर्जा, आप कहेंगे ये शब्द कौन सा है। देखिए भू धन ऊर्जा, भू माने पृथ्वी, ऊर्जा माने शक्ति या। ठीक है, अब देखिए इसमें भी आप देखेंगे तो भा से हम ऊ निकालेंगे तो ये बच जाएगा भा धन ऊ, और ऊर्जा से ऊ और ये बचा ऊर्जा। ऊ और ऊ मिलकर क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ है ही तो सब बड़ा ही रहेगा, ये हो जाएगा भू, और ये ऊर्जा बचा है, ये हो गया भूर्जा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब देखिए एक और हम बात आपको समझाते हैं। उदाहरण के बाद अब एक चीज़ देखते हैं कि जब री, ठीक है, जब आप, मैं अभी हिंदी की बात बता रहा हूँ, संस्कृत में अलग है, री और री का योग हो तो आपका री ही योग करता है। ठीक है, ये हिंदी है। संस्कृत क्या, देखिए हिंदी री ह्रस्व ही मानती है, लेकिन संस्कृत जो है, संस्कृत व्याकरण है, हम री को दीर्घ भी लेते हैं, और ये री हिंदी की है तो संस्कृत में री इस तरीके से आती है, माने दो री इस तरीके से लग जाते हैं। तो संस्कृत में तो री दीर्घ होती है, लेकिन हिंदी व्याकरण री दीर्घ नहीं मानती। तो हम जब री और री का योग करेंगे तो री का ही मात्रा आप लगाएंगे। तो देखिए एक उदाहरणों से हम समझ लेते हैं। जैसे शब्द है पितृण, पितृण, इसकी संधि विच्छेद होगी पितृ धन ऋण। ठीक है, अब आप देख रहे हैं ये री की मात्रा है, तो अगर हम री निकालेंगे तो ये पित धन री बच गया, और ये भी री,
और ये अणा। अब री और री मिलकर आपका री हिंदी में तो इसी तरीके से है, अब ये फिर से वही पितृ ऋण हो जाएगा। और अगर हम संस्कृत में देखेंगे तो आपको पितृ ऋण ऐसे देखने को मिलेगा, माने इसमें दीर्घ री आ जाती है। ठीक है, समझ गए होंगे। तो आपको ये विशेष हम कुछ उदाहरण आपको बताए। ठीक है, अब मैं आपको होमवर्क के रूप में बहुत से शब्द लिख रहा हूँ, उनकी संधि विच्छेद आपको बतानी है, करके आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, अन्य उदाहरणों में जैसे मैंने समझाया उसके बाद आपके कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं जो जिन्हें आप करें। जैसे देखिए, मैं आ से लेके आपका री तक बता दूंगा। देखिए, जैसे एक शब्द है उदयाचल, उदयाचल, कर्मार्थ, रामावतार, नैनाभिराम, नैनाभिराम, ठीक है, सत्यार्थी, सत्यार्थी, दैत्यरी, दैत्यरी, ठीक है, तथापि, इनको आप करिएगा, नहीं आए पूछिएगा, पुरावशेष, पुरावशेष, परमावश्यक, परमावश्यक, ठीक है, और गीतांजलि, 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 यहाँ पे जा पे आएगा ये गीतांजलि। ठीक है, गीतांजलि। और अगला है परमाणु, देवार्चन, और मंजूषा। चलिए और बताएं आपको, नदीश, नदीश, ठीक है, पहले ई के ही बताते हैं, नदीश। और इसके बाद कपीश, कपीश, ठीक है। और उदाहरण आपके हो जाएंगे। इसके बाद आप लिख सकते हैं गिरीश, गिरीश, ठीक है, सतीश, सतीश भी हो जाएगा, गौरीश्वर, गौरीश्वर, ठीक है, विधुदय, विधुदय, ठीक है, और विधुदय। उसके बाद आप लिख सकते हैं बधूर्मी, 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 ठीक है। और भी हैं बहुत से उदाहरण, जैसे आप लिख सकते हैं सूक्ति, बहुत सुंदर उदाहरण है सूक्ति, ठीक है। और इसके अलावा री की बात करें तो मातृण, मातृण, ठीक है, भ्रातृण, भ्रातृण इत्यादि। तो ये सभी जितने भी उदाहरण हैं, और भी उदाहरण मिल सकते हैं आपको किताब में, देखिएगा। इन सबको आप करिए, फिर हमको आप लोग बताइएगा कि आपने कैसे किए हैं, सब आप लोग बता सकते हैं। और इनमें से जो भी नहीं है आप, ठीक है, वो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हिंदी व्याकरण में हम आज संधि शुरू किए हैं, तो दीर्घ और संधि को आज पढ़ाए हैं। तो साथ बनाए रखिए, पढ़ते रहिए, खूब मेहनत करिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।